नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी पिछले व्याख्यान में हमने अग्निकुंड से उत्पत्ति और सूर्य एवं चंद्रवंशीय मत के विषय में पढ़ा था। राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी अनेक अन्य मत भी हैं, जिनमें से कुछ मतों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इनमें से एक प्रमुख मत है विदेशियों से उत्पत्ति का मत। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कर्नल टाड ने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से मानी है। इनके मतानुसार शक और सीथियनों के रीति रिवाज राजपूतों के रीति रिवाज से पर्याप्त समान प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार से शक और सीथियन समाज में सूर्य पूजा, सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, अस्त्र शस्त्र पूजन एवं अश्व पूजन की परंपराएं प्रचलित थीं, उसी प्रकार इसी तरह की परंपराएं हमें राजपूतों में भी दिखाई देती हैं। यही नहीं, इन विदेशी जातियों शक और सीथियनों की प्राचीन कथाएं भी पुराणों की कथाओं से मिलती जुलती हैं। राजपूतों के विदेशियों से उत्पत्ति के सिद्धांत को कर्नल टॉड के साथ डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने भी स्वीकार किया है। स्मिथ के अनुसार शक, यूची, गुर्जर एवं हूण आदि विदेशी जातियों ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया और इनके जब राज्य स्थापित हो गए तब इनसे राजपूत उत्पन्न हुए। इसके परिणाम स्वरूप अपने वंश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए इन्होंने अपना संबंध सूर्यवंश एवं चंद्रवंश से स्थापित कर लिया था। कर्नल टॉड की पुस्तक के अनुवादक विलियम क्रुक ने भी राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी वंशों से ही स्वीकार की है। डॉक्टर G.H. ओझा राजपूतों की विदेशियों से उत्पत्ति के मत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार सूर्य पूजा, सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, अस्त्र शस्त्र पूजा, अश्व पूजा जैसी प्रथाएं शक और सीथियनों में ही प्रचलित नहीं थी, वरन ये रीति रिवाज और प्रथाएं वैदिक एवं पौराणिक काल में भी भारतीय समाज में प्रचलित थीं। अतः मात्र रीति रिवाजों के आधार पर यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि राजपूत इन विदेशी जातियों के वंशज हैं। C.V. वैद्य राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से मानते हैं। उनके अनुसार सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी राजपूत मूलतः आर्यों की दो शाखाएं थीं जो मध्य एशिया से भारत आईं। दशरथ शर्मा का मत है कि भारतीय समाज में युद्ध प्रिय जातियां ही क्षत्रिय होने का अधिकार रखती थीं और इसी आधार पर इन विदेशियों को भारतीय समाज में मिलाया गया हो। ये हो सकता है कि इस विलीनीकरण की प्रक्रिया में अग्नि से संबंधित भी कोई कर्मकांड संपन्न किया गया हो, जिसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है। कुछ विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जरों से मानते हैं और डॉक्टर भंडारकर इन्हें विदेशी स्वीकार करते हैं। इनका हूणों के साथ निकट संबंध था और यह जाति पश्चिमोत्तर भारत में फैली हुई थी। पुराणों में हूणों के साथ साथ गुर्जरों का भी विदेशियों के रूप में उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। इसी कारण यह मत व्यक्त किया जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई थी। लेकिन गुर्जर भारत में हूणों के साथ आए, इस मत को स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि ये दोनों जातियां भारत में साथ साथ आई होती तो साहित्य में भी इनका उल्लेख साथ साथ ही हुआ होता, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। हर्षचरित में भी हूणों एवं गुर्जरों का बाणभट्ट ने अलग अलग उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त जहाँ हूणों के आक्रमण का उल्लेख है, वहाँ भी गुर्जरों का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। महाभारत के भीष्म पर्व में भी हूणों का उल्लेख है, लेकिन संपूर्ण महाकाव्य में गुर्जरों का कोई उल्लेख नहीं हुआ है।
गुर्जर लोग राजपूताने में और निकटवर्ती गुजरात क्षेत्र में निवास करते थे। डॉक्टर पुरी के अनुसार ये राजपूताने में कई अन्य भारतीय कबीलों की तरह निवास करते थे, किंतु बाद में इन्होंने अपनी शक्ति के आधार पर गुर्जर साम्राज्य की स्थापना की। गुर्जर प्रतिहारों के शिलालेखों में इन्हें आर्यों की संतान बताया गया है। ग्वालियर शिलालेख में प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा है। राजशेखर ने अपने आश्रयदाता गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्र पाल को रघुकुल तिलक कहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि गुर्जर प्रतिहार भारतीय थे और वे भारतीय समाज के क्षत्रिय वंश से ही संबंधित थे। कुछ इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से होना स्वीकार करते हैं। बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चहमान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। इसी प्रकार ब्राह्मण राजशेखर का विवाह चौहान राजकुमारी अवंती सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। सुंडा एवं आबू अभिलेखों में चौहानों की उत्पत्ति वत्स से बताई गई है। इसी प्रकार कायम खां रासों में भी चौहानों को वत्स से उत्पन्न बताया गया है। गुहिल वंशी राजपूतों की उत्पत्ति भी नागर ब्राह्मणों से होना स्वीकार की जाती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर जीएन शर्मा ने गुहिल वंशी राजपूतों को ब्राह्मण वंशी माना है। चाटसू अभिलेख में गुहिल भर्तृभट्ट को ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया है, अर्थात ये पूर्व में ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय बने। अरपुर अभिलेख में भी पूर्व काल में गुहिलों को ब्राह्मण बताया गया है। इस प्रकार अनेक अन्य राजपूत शासकों के अभिलेखों में द्विज, ब्रह्मक्षत्रिय, विप्र आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिनसे संकेत मिलता है कि राजपूत आरंभिक काल में ब्राह्मण थे। इसके विपरीत कुछ विद्वान साक्ष्यों के सहारे ब्राह्मण वंशीय मत का खंडन भी करते हैं, जैसे कि डॉक्टर ओझा और डॉक्टर वैद्य कहते हैं कि द्विज, ब्रह्मक्षत्रिय एवं विप्र शब्दों का प्रयोग क्षत्रियों के लिए ही हुआ है। एकलिंग अभिलेख में गुहिल राजाओं को रघुवंश की कीर्ति बढ़ाने वाला कहा गया है। इसी प्रकार 837 ईस्वी के जोधपुर अभिलेख में मंडोर के प्रतिहारों को ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उसकी क्षत्रिय रानी भद्रा से उत्पन्न कहा गया है, लेकिन कन्नौज के प्रतिहार राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में उसे रघुकुल तिलक अर्थात सूर्यवंशी कहा गया है तथा प्रतिहारों का संबंध क्षत्रिय वंशी लक्ष्मण से स्थापित किया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार क्षत्रिय लोग अपने अपने पुरोहितों का गोत्र भी धारण कर लेते थे, जिससे वे ब्राह्मण प्रतीत होते हैं। इस प्रकार परस्पर विरोधी विवरणों में किसी निष्कर्ष तक पहुंचना आसान नहीं है। चहमान, गुहिल तथा मंडोर के प्रतिहार पहले अपने आप को ब्राह्मण घोषित करते हैं तथा परवर्ती कालीन विवरण में ये स्वयं को क्षत्रिय वंश से जोड़ते हैं। संभवतः यह एक विशेष सामाजिक प्रक्रिया की ओर संकेत है। यद्यपि पूर्व काल में कण्व, शुंग, सातवाहन आदि भी ब्राह्मण वंश थे, जिन्होंने क्षत्रिय वर्ण हेतु निर्धारित कर्म को अपनाया। अतः कुछ विद्वानों के अनुसार जिन ब्राह्मणों ने धर्म एवं समाज की रक्षा हेतु शस्त्र धारण किए, उन्हें परवर्ती काल में क्षत्रियत्व प्राप्त हुआ। प्रतिहार ब्राह्मण वंशी हरिश्चंद्र के वंशज थे, जिन्हें अभिलेखों में लक्ष्मण का वंशज कहा गया, अर्थात प्रतिहार बाद में क्षत्रिय बन गए। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र से लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक शक, कुषाण, पल्लव, हूण आदि अनेक विदेशी जातियां युद्ध करते हुए योद्धाओं के रूप में भारत आईं और देश के विभिन्न भागों में बस गईं। इन विदेशी जातियों का भारतीय समाज में विलीनीकरण हुआ और ये सामान्यतः युद्ध प्रिय एवं
शौर्य कर्म करने वाली जातियां थीं जिन्हें यहाँ के समाज ने क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर लिया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इन विदेशी जातियों का भारतीय समाज में सम्मिलीनीकरण हुआ, जिनसे कुछ क्षत्रियों में विलीन हुई। इस तरह क्षत्रियत्व प्राप्त करने के पश्चात इनमें परस्पर वैवाहिक संबंधों की स्थापना हुई और ये वैवाहिक संबंध इन जातियों के राजनीतिक उत्थान के लिए उपयोगी साबित हुए। गुहिल शासक अल्लट का विवाह हूण कन्या हरिया देवी के साथ हुआ था और जोधपुर अभिलेख में भी ब्राह्मण हरिश्चंद्र की 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें एक ब्राह्मण थी और दूसरी क्षत्रिय। लेकिन 861 ईस्वी के घटियाला अभिलेख में हरिश्चंद्र की ब्राह्मण पत्नी का कोई उल्लेख नहीं है। इसे क्षत्रियत्व प्राप्त होने की प्रक्रिया का एक संक्रमणकालीन कदम कहा जा सकता है। परवर्ती काल में इनके वंशज राजपूत कहलाए। इस प्रकार राजपूत जाति की उत्पत्ति में उपयुक्त सामाजिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल भारतीय समाज के इतिहास में भारी उथल-पुथल का काल था। अनेक जातियां अपने अपने गुण कर्मों के आधार पर अपने उत्कर्ष और अपकर्ष की ओर संक्रमण कर रही थीं। यद्यपि इस काल में योद्धाओं का एक बड़ा घटक भारतीय समाज के क्षत्रिय वर्ग का ही था, इसलिए सर्वप्रथम इन विदेशी जातियों का प्रवेश क्षत्रिय वर्ण में हुआ। तत्पश्चात ये सभी जो प्राचीन भारत के क्षत्रिय थे तथा विदेशी जाति जो योद्धाओं के रूप में आई, इन सभी के वंशज 12वीं शताब्दी तक राजपुत्र कहलाने लगे, जबकि प्राचीन काल में राजपुत्र का तात्पर्य केवल शासक कुमारों से था। 12वीं शताब्दी के पश्चात तुर्क लोगों के आगमन के पश्चात राजपुत्र राजपूत कहलाने लगे। वस्तुतः राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न अत्यंत विवादास्पद है और इस प्रश्न पर अभी और गहन अनुसंधान की आवश्यकता है। फिर भी हम डॉक्टर कानूनगो के शब्दों में यह कह सकते हैं कि राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है।